हेलो। आज अपन बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में। इस अधिनियम से संबंधित आर.पी. सिंह ने रिसेंटली जो प्रश्न दिए हैं उनको देखेंगे और उनके आधार पर किस स्तर तक, किस गहराई तक इस अधिनियम को पढ़ना है ये अपन आज देखेंगे। तो प्रश्न है 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित असत्य कथन बताना है। हम सब जानते हैं कि 1919 के अधिनियम की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो यही थी कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। इसका कथन एक है कि प्रांतों में मंत्री प्रांतीय विधानमंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे, तो ये बात गलत है। प्रांतों में मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी थे, ये भी बात गलत है। प्रांतों में आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर मंत्रियों की सलाह से निर्देशित होते थे, ये भी बात गलत है। प्रांतों में वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकते थे, ये बात सही है। तो कथन नंबर 4 सही है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, और तीसरा जो है वो गलत है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। गवर्नर जनरल स्वयं विदेश और राजनीति विभाग का प्रभार रखते थे, ये बात तो सही है। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य भारत के लिए राज्य सचिव की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते थे, ये बात भी सही है। गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद के नाम से जाना जाता था, ये बात गलत है, क्योंकि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसे सर्वोच्च परिषद नहीं कहा जाता था, उसे कहा जाता था कार्यकारी परिषद कहा जाता था, ये बात गलत है। और वायसरॉय के रूप में गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच संपर्क का माध्यम थे। तो उस समय क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल जब प्रांतों में कोई भी अपना भूमिका निर्वहन करेगा तो वो गवर्नर जनरल कहलाएगा, लेकिन रियासतों से संबंधित जब अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा उस समय ये गवर्नर जनरल नहीं कहा जाता था, बल्कि उसे जो है वायसरॉय कहा जाता था। वायसरॉय मतलब वाया कैसे? तो जो भी रियासत थे उससे संबंधित जो भी काम थे वो वायसरॉय के पास जाते, फिर वायसरॉय जो है उसको आगे ब्रिटिश शासन तक पहुंचाते थे। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि इसमें ये 3 नंबर गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी जिसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, मतलब कितने होंगे? अधिकतम 5, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा जिसे परिषद में राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 1+4 का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग का प्रत्येक सदस्य 4 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा तथा उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकेगा, ये वाली बात गलत है। इसका टेन्योर था वो 5 वर्ष था। इसका मतलब 1 सही है 2 गलत है, 1 सही है 2 गलत है, मतलब केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट चुनें। यह मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था जिसका नाम एडविन सोल्स मॉन्टेग्यू और लॉर्ड सेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसरॉय के पद संभाले थे, तो ये वाली बात सही है। उस समय जो मॉन्टेग्यू था वो सचिव था और सेम्सफोर्ड वायसरॉय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार किया, ये भी बात सही है। महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया, ये बात गलत है। ये जो बात थी वो महात्मा गांधी ने नहीं कही थी, ये एनी बेसेंट ने कहा था। किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि इस अधिनियम के प्रावधान भारत को भविष्य के लिए भी प्रतंत्र और आर्थिक रूप से शोषण को
शोषण आर्थिक रूप से शोषित रखने के अंग है। और तिलक ने इसके संबंध में कहा था कि ये बिना धूप का सवेरा है। क्या कहा था? बिना धूप का सवेरा कहा था। बिना धूप का सवेरा मतलब सवेरा तो हुआ लेकिन धूप नहीं निकली। और ऑप्शन डी है कि प्रस्ताव की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था। ये भी सही है क्योंकि जो इससे पिछले जो सुधार अंग्रेजों ने किए थे वो 1909 के अधिनियम के द्वारा किए गए थे। इसके ठीक 10 वर्ष बाद 1919 में अब सुधार किए गए और आगे भी कहा गया कि अगले 10 वर्ष बाद हम इसमें समीक्षा करेंगे, यानी कि 1929 में। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा सी गलत है, सी गलत है, सी गलत है और डी क्या है? सही है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों को विधायी शक्तियाँ केंद्र से प्रत्यायोजन द्वारा प्राप्त हुई। यानी इस अधिनियम द्वारा जो प्रांतों को विधायी शक्तियाँ दी गई थी वो कोई नई शक्ति के रूप में कोई सृजन नहीं किया गया था, बल्कि जो भी शक्तियाँ केंद्र के पास थी उनको प्रत्यायोजन कर प्रांतों को दी गई। प्रत्यायोजन, डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन ये होता है कि किसी भी उच्चस्थ संस्था से अधीनस्थ की तरफ शक्तियों का हस्तांतरण करना प्रत्यायोजन कहलाता है। तो ये बात तो सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया, संघ, राज्य और समवर्ती। ये वाली बात गलत है, लेकिन इसकी जगह कितनी दो सूची थी, एक केंद्रीय और एक प्रांतीय, एक केंद्रीय और एक प्रांतीय। उस समय राज्य सूची और समवर्ती सूची नाम का कोई उल्लेख नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायन की अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को दी गई थी, ये बात भी गलत है। इस हिसाब से इसका आंसर होगा केवल एक सही है।